हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपीएचजीएस प्री का पेपर 2018 का जो फर्स्ट पार्ट था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 38 तक हम पिछले दो वीडियोस में आपको पढ़ा चुके हैं, डे 1 और डे 2 में। आज 39th से शुरू करेंगे। 29वां प्रश्न हम लोगों के सामने पहला है। पहला प्रश्न ये क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मेड विद द इंटरेस्ट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर ऑफ ट्रांसफर इज नोन एज। अंतरण के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी कराने के उद्देश्य के साथ अचल संपत्ति के अंतरण को कहा जाता है। बिल्कुल आपने देखा होगा, ऑप्शन दिए हैं कपटपूर्ण अंतरण, दूसरा लिस पेंडेंसे अंतरण, फिर फीडिंग द ग्रांट, फिर दृष्टता स्वामी के द्वारा अंतरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 जब पढ़ते हैं उसमें बताया गया है कपटपूर्ण अंतरण को। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अपने लेनदारों को विफल करने या देरी कराने के उद्देश्य से जो पक्षकार ऐसा कोई कार्य कर रहा है या उसका आशय है तो वो क्या करता है, कपटपूर्ण अंतरण करता है। मतलब इसका ऑप्शन जो उत्तर है वो ए है, कपटपूर्ण अंतरण। उत्तर ए सही है, कपटपूर्ण अंतरण। मगर चूँकि अपने एक्सप्लेनेशन में हमने आपको दिया हुआ है, यहाँ पर हमने पूरा लिख भी दिया है। देखिए ये 39वां प्रश्न है। इसमें हमने बताया है पूरे डिटेल्ड। अब हम आपको डिटेल्ड स्टडी करा रहे हैं। पिछले दो वीडियोस में हमने बहुत शॉर्ट में लिखा था, फिर हमें एहसास हुआ कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैटर हम दें, डिटेल्ड स्टडी दे रहे हैं हम आपको। हालांकि थोड़ा समय ज़्यादा आपका लगेगा और फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें देखें 53 से संबंधित है कपटपूर्ण अंतरण, जिसमें कहा गया है, जो ऑप्शन आपके थे वो यही है, उत्तर हो गया आपका। फिर धारा यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक आया था लिस पेंडेंसे। तो लिस पेंडेंसे जो है वो धारा 52 में है संपत्ति अंतरण की। इसको यह कहते पेंडेंट लाइट निहिल इनोवेचर, मतलब लंबित वाद का सिद्धांत भी कहा जाता है धारा 52 को। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 लंबित वाद का सिद्धांत से संबंधित है। ये डिटेल्ड स्टडी हम आपको कराएंगे मेंस में। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से धारा 53 भी इम्पोर्टेंट है, 53 का भी इम्पोर्टेंट है, 52 भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हम सब आपको मेंस में नोट्स देंगे, पूरी डिटेल्ड स्टडी कराएंगे। फिर एक ऑप्शन इसमें था फीडिंग द ग्रांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, धारा 43 संपत्ति अंतरण की। इसको कहते हैं फीडिंग द ग्रांट का मतलब है अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण। इसमें पूरा ये बताया गया है कि वो व्यक्ति जो संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है, फिर भी अगर कर देता है तो उसको ये बाद में इनकार करने का मौका नहीं होगा कि हमारी संपत्ति नहीं थी, हमें अंतरण का अधिकार नहीं था। और ये पूछा जाता है धारा 43 जो है संपत्ति अंतरण की, वो किस धारा से संबंधित है? तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 से, जिसमें विबंध के बारे में व्याख्या की गई है। एक तरह से विबंध के बारे में बताती है धारा 43। विबंध भी हम आपको डिटेल्ड पढ़ाएंगे। आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि हर टॉपिक से जो प्रश्न उठ रहे हैं वो मेंस से भी रिलेटेड है। हर ऑप्शन में एक ना एक धारा मेंस से रिलेटेड है किसी न किसी सब्जेक्ट की। इसलिए आपको चाहिए कि आप प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करें, क्योंकि आपके पास अतिरिक्त समय नहीं होता है। इसीलिए हम अपना नंबर यहाँ पर सर्कुलेट कर दे रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9450770672। अगर आप लोग सचमुच में इच्छुक हैं यूपीएचजीएस देने के, चूँकि वैकेंसी आने ही वाली है, तो आप कोशिश करिए हमारे इस नंबर पर हमसे संपर्क करिए। प्रॉपर हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप दोनों चीज़ प्री और मेंस की तैयारी साथ में कर सकते हैं और कैसे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। कुल मिला के ऑप्शन विबंध की बात हो गई,
जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 43 से संबंधित है, के सदृश है। फिर एक इसमें और आया है दृष्टता स्वामी के द्वारा अंतरण, ये धारा 41 में बताया गया है, धारा 41 से संबंधित है दृष्टता स्वामी द्वारा अंतरण। कहने का मतलब हुआ धारा 39 में 4 ऑप्शन थे, 4 में से पहला ऑप्शन सही था, बाकी 3 ऑप्शन का हमने डिटेल्ड स्टडी आपको कराई है। फिर आप आ जाइए प्रश्न संख्या 40 पर। 40 क्या कह रही है? रूल्स टू सपिंड रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो सपिंड नातेदारी से जुड़े नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो इसलिए है कि इसमें हाई कोर्ट भी कंफ्यूज्ड था। हाई कोर्ट ने पहले वाला अपना जो आंसर शीट निकाली थी उसमें इन्होंने पहले ऑप्शन को सही माना था, मतलब इन्होंने कहा सपिंड नातेदारी, पहले ऑप्शन में इन्होंने कहा कि पॉलीगैमी से संबंधित है। फिर जब इस पर ऑब्जेक्शन लगाया गया तो इन्होंने फाइनली इस उत्तर को सी ऑप्शन सही किया, एक्सोगैमी। कुल मिलाकर इसका सही उत्तर है सपिंड नातेदारी का सिद्धांत जो है वो एक्सोगैमी। एक्सोगैमी मीन्स होता है, एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड, गैमी मीन्स होता है मैरिज। बाहर अगर कोई शादी करता है तो वो एक्सोगैमी कहलाती है, और ये सपिंड नातेदारी से संबंधित सिद्धांत पर आधारित है। इसमें एक टर्म आया है ऑप्शन ए में, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होती है? पॉली मीन्स होता है मैनी, गैमी मीन्स होता है शादी। जब एक आदमी व्हेन अ मैरिड, हमने अपने नोट्स में लिखा हुआ है व्हेन अ मैन इज मैरिड टू और मोर देन 2 वाइफ एट द सेम टाइम, एक पति, एक आदमी, एक पुरुष 2 या 2 महिलाओं से एक साथ अगर शादी, एक समय पर शादी कर रहा है, मतलब एक ही समय पर उसकी 2 पत्नियां हैं, जीवित हैं, तो वो कहलाती है पॉलीगैमी। एक टर्म इसमें आया है एंडोगैमी। एंडो मीन्स होता है इनसाइड, विद इन, तो एंडोगैमी का मतलब, एंडोगैमी मीन्स मैरिज, तो इनसाइड मैरिज का मतलब है अंदरूनी शादी का मतलब है कि आप एक विशेष जाति में या लॉ के अनुसार कि इनके बीच शादी हो सकती है, तो इस तरह की सारी शादियों को आप कहते हैं एंडोगैमी। हमने लिखा है अपने नोट्स में, एंडोगैमी इज अ मैरिज विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप और एज अ रिक्वायर्ड बाई कस्टम और लॉ। एक टर्म और इसमें आया है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ लें आप। पॉलीएंड्री में क्या होगा कि अगर एक औरत है, व्हेन अ वुमेन मैरिड, व्हेन अ मैरिज ऑफ अ वुमेन 2 और मोर मेन एट द सेम टाइम, अगर एक औरत एक से अधिक पति एक ही समय पर रख रही है, एक से अधिक पतियों से विवाहित है या एक से अधिक पति उसके जीवित हैं एक ही समय में, तो ये कहलाती है पॉलीएंड्री। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हालांकि इंडिया में ये मुमकिन नहीं है, साउथ अफ्रीका वगैरह में ऐसा होता है शायद। तो पॉलीएंड्री, एक महिला के अनेक पति, पॉलीगैमी, एक पति की अनेक पत्नियां, इस तरह से ये टर्म है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक प्रश्न संख्या 11 आ रही है। शून्य करणीय विवाह के मामले में विवाह के अकृतता का बचाव को निरस्त करता है। इंग्लिश में है अ डिफेंस ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज इन केस ऑफ वाइडेबल मैरिज एनुअल्स द मैरिज फ्रॉम द। देखिए, चूँकि हम भाई हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं इसलिए हम हिंदी पे शायद ज़्यादा जोर देते हैं, मगर इंग्लिश मीडियम को इस पर कोई प्रॉब्लम या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शंस में हमने दोनों टर्म दिए हुए हैं। प्लीज़ अगर हमसे ऑप्शन, चूँकि समय बहुत सीमित होता है, इस समय में अगर हम सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आप लोगों का और भी ज़्यादा समय खर्च होगा। तो हम चाहते हैं कम से कम समय लिए हुए हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करा सकें, इसलिए प्लीज़ इंग्लिश वाले लोग माइंड ना करें। हिंदी में हम आपको पूरी बात समझा रहे हैं, इंग्लिश में ऑप्शन पढ़ भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी पढ़ पाते हैं। तो प्लीज़ आप इस PDF को, दोनों ही मीडियम वालों से हमारी रिक्वेस्ट है, इस PDF जो हम
वीडियो देते हैं, हर वीडियो में PDF लगा रहे हैं। जैसे ही आप वीडियो चलाएंगे मोर लिख के आएगा, PDF को आप डाउनलोड करिएगा, हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिएगा, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में तैयारी करिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं। और हमारे नंबर, अगर कोई असुविधा है तो नंबर पर संपर्क ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं HJS जैसे बड़े एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत कम समय होता है हर आदमी के पास HJS की तैयारी के लिए। इसलिए आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप हमसे संपर्क में रहें। इसमें प्रश्न ये था कि शून्यकरणीय विवाह के मामले में अकर्तता का बचाव कब से मिलेगा, बचाव को निरस्त करता है, कब से अकर्तता का बचाव होता है। तो ऑप्शन थे आपके डिग्री के दिनांक से, याचिका के दिनांक से, विवाह के दिनांक से और न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट दिनांक से। तो अगर आप देखेंगे तो शून्यकरणीय विवाह आपको विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 में बताया गया है, और यहाँ पर बिल्कुल पहली लाइन में ही बता दिया गया है कि जो डिक्री पारित होती है उसकी दिनांक से ही आपका विवाह अकर्तता द्वारा निरस्त हो जाता है, शून्यकरणीय होता है। कब से होता है? डिक्री के दिनांक से। तो ऑप्शन ए सही है, डिक्री के दिनांक से, ना कि याचिका के दिनांक से, ना ही विवाह के दिनांक से, ना ही, कहने का मतलब है शून्यकरणीय विवाह का जो आपको आगे निरस्त किया जाएगा वो डिक्री के दिनांक से किया जाएगा। प्रश्न संख्या 22 पर आ जाइए। ऑप्शंस के टिक किए हुए पे आप ध्यान ना दिया करिए, प्लीज़ प्रश्न को सही से समझा करिए, क्योंकि हमारा काम आपको सिर्फ ऑप्शन रटा देना नहीं है, रट नहीं पाएंगे आप। हम इसमें आपको एक ऑप्शन के साथ, एक प्रश्न के साथ कम से कम 4 या 5 एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जैसे अभी 41वें प्रश्न में आपने धारा लिख लीजिएगा, जैसे हमने धारा नहीं लिखी है अपने एक्सप्लेनेशन में, तो ये धारा 12 से संबंधित होता है, शून्यकरणीय विवाह। हालांकि हमने अपने मेंस के नोट्स में ये डिटेल्ड पढ़ाना है, आपको डिटेल्ड स्टडी कराना है, तो आगे चल के हम इसको आपको पूरा कन्वर्सेशन इसके बारे में करेंगे। फिर प्रश्न संख्या 43 पर आ जाइए आप, सॉरी 42 तो पहले देख लीजिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह का गैर पंजीकरण, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, अगर आपने हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अगर पंजीकरण नहीं कराया है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपके पास, विवाह का अमान्य घोषित करता है एवं अर्थदंड से दंडित किया जाता है। विवाह का दूसरा ऑप्शन है, विवाह का अमान्य घोषित नहीं करता है एवं अर्थदंड अधिरोपित करता है। तीसरा ऑप्शन है, ना तो विवाह को अमान्य घोषित करता है, ना अर्थदंड अधिरोपित करता है। चौथा है, विवाह को शून्यकरणीय बना देता है। तो इसका ऑप्शन आपको सही क्या है ये समझ लेना है। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 बताई गई है, पंजीकरण से संबंधित है, विवाह के पंजीकरण से संबंधित है धारा 8, और इसकी उपधारा 1 और उपधारा 5 में क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप विवाह का पंजीकरण नहीं करा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपका विवाह अमान्य नहीं है, मगर हाँ आप पर 25 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विवाह को अमान्य घोषित नहीं करता अपंजीकरण, बल्कि आप पर 25 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करता है। ये भी पूछा जा सकता है। अब इस ऑप्शन से देखिए आपको कितनी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। पहली क्लियर हो रही है ये किस धारा से संबंधित है पंजीकरण का, तो ये धारा 8 से संबंधित है। फिर तीसरी बात आपको क्लियर होना चाहिए कि कितना अर्थदंड लगाया जा सकता है, 25 रुपये लगाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन हो यहाँ से ये क्लियर हो गए। 2-3 प्रश्न आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। कहने का मतलब हुआ एक प्रश्न का अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो आपको कम से कम 4 या 5 प्रश्नों का फ़ायदा होता है। पर डे हम अनुमानित आपको 20 प्रश्न दे रहे हैं, तो 20 पंजे 100, कम से कम आपको हम 100 पॉइंट्स का रिमाइंडर दिला रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं, 100 पॉइंट्स की स्टडी करा रहे हैं, 100 धाराओं से संबंधित आपको हम रिवीजन करा रहे हैं। तो चूँकि आप पढ़े हुए हैं, पढ़ा हुआ है आपका, अगर आपका पर डे 100 प्रश्नों से 100 पॉइंट से संबंधित रिवीजन होता रहेगा तो आप हर हाल में सिलेक्शन लेने लायक हो जाएंगे। इसलिए आप हमारे साथ रेगुलर वे में लगे रहें।
फिर प्रश्न संख्या 43 पर आ जाइए आप। 43 क्या करिए फिर 43 प्रश्न कहता है मुताह विवाह। ये मुताह विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आता है। ये सिर्फ शियाओं में, मतलब मुस्लिम लॉ के शिया बंधुओं में ही इस विवाह का रिवाज है। प्रश्न क्या है, मुताह विवाह के विवाहोत्तर सहवास के होने पर पत्नी अधिकृत है। ऑन कंज्यूमेशन ऑफ अ मुताह मैरिज द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू, कि अगर आपने मुताह विवाह हुआ है आपका और उसके बाद सहवास हो गया है पति पत्नी में, तो कितना मेहर प्राप्त करेगी पत्नी, ये प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको बताया गया है आधा मेहर, पूरा मेहर, दूसरे में पूरा मेहर, तीसरे में दुगना मेहर, चौथे में किसी मेहर का नहीं। तो बहुत क्लियर समझ लीजिए, अगर मुताह के बाद पहली बात तो मुताह विवाह सिर्फ शियाओं में है, हिंदू मुस्लिम लॉ के शिया में बताया गया मुताह विवाह। और मुताह विवाह में अगर विवाह के बाद सहवास हो गया पति और पत्नी के बीच, तो वो पत्नी जो है पूरी तरह से पूर्ण मेहर की अधिकारिणी होगी। और अगर उनके बीच विवाह के बाद समागम नहीं हुआ है, कहने का मतलब सहवास नहीं हुआ है, इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो पत्नी केवल क्या होगी, आधे मेहर की अधिकारिणी होगी, पूरा मेहर नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न में आपको ऑप्शन बी सही है, पूरा मेहर देना होगा अगर सहवास हो गया है पति पत्नी के बीच मुताह विवाह के बाद। तो 44वां प्रश्न आपका क्या है, इस्लामिक विधि क्या कहलाती है। तो इस्लामिक विधि को हम लोग शरिया कहते हैं, शरीयत कहते हैं। शरिया है इस्लामिक विधि, कोई इसमें डाउट नहीं है, इस्लामिक विधि शरिया कहलाती है। मगर इसमें और कुछ टर्म है, जैसे हदीस है या इसको इंग्लिश में हदीद कहते हैं या हादिद कहते हैं या हदीस कहते हैं। तो हदीस क्या चीज़ है, क्या है हदीस में हमने अपने नोट्स में लिख दिया है। हदीस जो है पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनों का, आप मोहम्मद साहब भी कह सकते हैं, मोहम्मद साहब के कथनों का, कार्यों का या आदतों का वर्णन करने का विवरण जहाँ दिया गया है उसको पूरी को आप कहते हैं हदीस। फिर इज्मा क्या है, इसके बारे में भी अपने हैंड रिटन नोट्स में हमने आपको डिटेल्ड पढ़ाया है। इज्मा जो है इस्लामिक कानून का स्रोत है जो आदेश देता है कि अल्लाह और पैगंबर का पालन करें। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सब, ये देखिए आप, प्रश्न संख्या जो 44 है इस इज्मा के बारे में लिखा हुआ है, जो आदेश देता है कि अल्लाह और पैगंबर का पालन करें। सुन्नत क्या है, सुन्नत के भी बारे में लिखा हुआ है। सुन्ना या सुन्नत हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद साहब के प्रवचन, शिक्षा और मार्गदर्शन को क्या कहते हैं आप, सुन्नत कहते हैं। तो एक प्रश्न से आपके 10 प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं अगर आप ध्यान से नोट्स बनाएं। ना भी बनाएं तो हमने हैंड रिटन नोट्स अटैच कर दिए हैं, ये नोट्स भी पर्याप्त हैं। कोई एक आध पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आप उस पॉइंट को अलग से एक डायरी बना लें या पेज बना लें या कॉपी बना लें। तो चूँकि बता हम हर चीज़ रहे हैं, एक्सप्लेन हर चीज़ कर रहे हैं, लिखते वक्त हो सकता है कोई चीज़ ध्यान ना रहे, तो यहाँ से आप टैली कर सकते हैं। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 45 पर। क्या कहती है प्रश्न संख्या 45, पैगंबर मोहम्मद हैं, प्रोफेट मोहम्मद इज़ द, इस्लाम के संस्थापक, खुदा के पहले पैगंबर, खुदा के अंतिम पैगंबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, 45वें प्रश्न का उत्तर है पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुदा के आखिरी और अंतिम पैगंबर हैं। का आखिरी या अंतिम पैगंबर हैं, बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि मोहम्मद साहब के बाद अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो ये आखिरी पैगंबर हैं कौन, मोहम्मद साहब या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमने अपने नोट्स में आपको हैंड रिटन नोट्स में दे दिया है, बता दिया है। अब यहाँ पर हमने अपना नंबर भी आपको दे दिया 9450770772, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर डायरेक्ट आप डालेंगे @law classes by फिरोज सर, तो आप हम तक पहुँच जाएंगे। अगर आप सचमुच में HJS की तैयारी करने के इच्छुक हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, चाहे तो आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पूरा हम प्री के साथ साथ ही मेंस का भी सिलेबस देंगे,
जो लोग हमसे ग्रुप में अटैच हो जाएंगे उनको हम प्रॉपर गाइड करेंगे। एक ग्रुप बना रहे हैं हम, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसपे हम प्री और मेंस की साथ साथ तैयारी कराएंगे, क्योंकि अगर आप साथ साथ तैयारी नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे मेंस में। तो ये गलती कभी ना करें, आप तैयारी करें, प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते चलें, तभी आपका मेंस तैयार हो पाता है और आप सेलेक्ट हो पाते हैं। इसके बाद आप समझ लीजिए प्रश्न संख्या 46, 47 ये सब क्या है, पहले समझ लें। 46 और 47 पे चलें। प्रश्न संख्या 46 क्या है? देखिए प्रश्न 46 क्या है, ये है 46वां प्रश्न। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सामान्य नियम अपवाद हैं कि व्यक्तिगत सेवा के लिए रोजगार के अनुबंध का कोई विनिर्दिष्ट प्रभावीकरण नहीं हो सकता। क्या है कि आप अगर किसी से व्यक्तिगत सेवा के लिए अगर आप रोजगार का अनुबंध कर रहे हैं तो उनका आप स्पेसिफिक या विनिर्दिष्ट प्रभावीकरण नहीं हो सकता, उनके अपवाद के बारे में पूछा गया है। तो सारे के सारे लोग जो आपने ये ऑप्शन इसमें देख रहे हैं 46वें में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के 11 के उल्लंघन में बर्खास्त एक जनसेवक, दूसरा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उल्लंघन में बर्खास्त एक कर्मी, या तीसरा ऑप्शन है आपके पास एक संवैधानिक संस्था अनिवार्य दायित्व में उल्लंघन में कृत्य करे। उपरोक्त सभी, कहने का मतलब हुआ कि ये जितने भी तीनों, आपको पहले आप तो ये बता दें कि ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी सही है इसमें से। और दूसरी चीज़ ये बता दें कि अगर आप किसी से व्यक्तिगत सेवा ले रहे हैं, अनुबंध कर रहे हैं, व्यक्तिगत सेवा के रोजगार के लिए अगर अनुबंध कर रहे हैं तो ये सारे नियम जो हैं वो अपवाद के तौर पर आपको नहीं मिलेंगे। ये जितने भी नियम अधिनियम हैं ये सारे के सारे सरकारी सेवकों के लिए हैं, ना कि व्यक्तिगत सेवा के लिए हैं। इस तरह से 46वां और 47वां प्रश्न कौन सा है? अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है? अपराध को हम आपको सीआरपीसी में डिटेल्ड पढ़ाएंगे, और यहाँ पर भी हमने एक्सप्लेनेशन में आपको दे रखा है। ये 47वें प्रश्न का एक्सप्लेनेशन है। देखिए 47वें प्रश्न के ऑप्शन देख लें। ऑप्शन कौन कौन से थे? 47वां, विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कम्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो अब सीआरपीसी में कौन कौन से के मतलब अपराधों से संबंधित कौन कौन से मामले हैं? संज्ञेय व असंज्ञेय, हाँ है, बिल्कुल है, सीआरपीसी में इसका एक्सप्लेनेशन है। जमानती व गैर जमानती, बिल्कुल है। सम्मन मामले व वारंट मामले, बिल्कुल है। मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर है, पहली बात। अब इसको एक्सप्लेन कर लें। इसको देखिए डिटेल्ड में समझने से आपके कम से कम 5-6 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। 47वें का हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो बताया है आपको। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में संज्ञेय अपराध का परिभाषा दी गई है। जो सीआरपीसी की धारा 2 है वो परिभाषा से संबंधित है, जिसमें 2C में संज्ञेय या कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है। 2L में असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा दी गई है। 2A में जमानती अपराध, जिन्हें जमानती अपराध की परिभाषा है। जमानती अपराध कौन से होते हैं? जिन्हें प्रथम अनुसूची में जमानती बनाया गया है, वो सारे के सारे जो हैं जमानती अपराध होते हैं। और अजमानती अपराध को भी जमानती के बाद धारा 2A में ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। अजमानती अपराध वो सारे अपराध हैं जो जमानती नहीं है, मतलब अनुसूची 1 में जिनको जमानती अपराध नहीं बताया गया, वो सारे के सारे बचे हुए अपराध अजमानती अपराध हो जाएंगे। फिर 2W में जो सीआरपीसी की धारा 2W है, उसमें सम्मन मामलों को परिभाषित किया गया है। और धारा 2X में वारंट मामलों को परिभाषित किया गया है।
धारा 2X जो है वो वारंट मामलों से संबंधित धारा है। तो इस तरह से आपका हमने इस पूरे प्रश्न के सारे ऑप्शंस का फुल पोस्टमार्टम कर दिया है। आप देख सकते हैं इतनी डिटेल्ड स्टडी करा रहे हैं कि आपका अगर आप कायदे से पढ़ रहे हैं तो प्री तो किसी हाल में रुक ही नहीं सकता। 100% प्री आप निकालेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप इतना मैटर पढ़ लीजिए। ये प्री का हम आपको 30, 40, 50 दिन के वीडियो में सारा मैटर दे डालेंगे। 5 दिन में 1 साल का पेपर हम करा रहे हैं और 5 साल मतलब 100 क्वेश्चन का मतलब है कम से कम 500 क्वेश्चन हम करा रहे हैं 5 दिन में। तो अगर आप 10 दिन भी पढ़ रहे हैं तो 500 के हिसाब से 5000, ठीक। तो इस तरह से आप अगर हिसाब लगाएंगे तो कोई भी प्रश्न आपका प्री से संबंधित बचेगा नहीं। पूरा पेपर लेकर चल रहे हैं, चाहे वो जीएस से संबंधित हो, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये मैटर आप सब तक आप सेंड करिए जो भी आपके साथी हैं, क्योंकि एचजेएस की ना ही कोई प्रॉपर कोचिंग है, ना ही कोई प्रॉपर पढ़ाता है। पूरी यूपी में कोई यूपी के एचजेएस को प्रॉपरली नहीं पढ़ाता है। हम आपको प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। इसलिए इस मैटर को अपने सारे साथियों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम आप कोई भी वीडियो डालें तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। पर डे वीडियो देंगे हम आपको। दूसरी बात, मेंस की तैयारी कराएंगे, इसलिए आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर लीजिए। जो नंबर हमने दिया है कम्युनिकेट कर लीजिए, जिससे हम आपको प्रॉपर तरीके से बता सकें कि सिलेक्शन लेने में कहाँ पर कठिनाइयाँ होती हैं, कहाँ से आप विचलित होते हैं। बहुत कम मार्जिन से सिलेक्शन रुकता है, इसलिए तैयारी पूरी रखिए और सिलेक्शन लीजिए। हमारा मकसद आपको सिलेक्शन दिलाना है। फिर आज आप आ जाइए 48वां प्रश्न क्या कह रहा है इन अ बेलेबल ऑफेंस द बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि जमानती अपराध में जमानत एक अधिकार के रूप में दी जाती है। ये प्रश्न संख्या आप देख रहे हैं, ये 48 है और इसमें बताया गया है जमानती अपराध में जमानत अधिकार के रूप में दी जाती है। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी द्वारा या न्यायालय द्वारा, या पुलिस अधिकारी व न्यायालय दोनों द्वारा, या ए या बी द्वारा। देखिए बहुत ध्यान से ऑप्शन को देखिए। सी में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी व न्यायालय दोनों द्वारा, और डी में क्या कह दिया गया है? ए या बी द्वारा। अगर हम सरसरी नज़र से देखते हैं तो कभी कभार हम आंसर गलत करते हैं, डी को लगा देते हैं, जबकि दोनों द्वारा है ना, या नहीं लगाना है बीच में, दोनों द्वारा सही है। तो जमानती अपराध के बारे में जमानत आप अधिकार के रूप में मांगते हैं, मिलती है आपको, तो वो है पुलिस अधिकारी द्वारा या न्यायालय दोनों द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए। एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है आपको, पेज नंबर दिया है हमने आगे आपको, 1 सेकेंड, यहाँ पर पेज लगाया है हमने। तो सबसे पहले समझ लीजिए जो जमानती अपराध से संबंधित, कहाँ है, इससे ऊपर था शायद पेज, ये है। जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 में वर्णित है कि अभियुक्त को जमानत एक अधिकार के रूप में पुलिस अधिकारी व न्यायालय दोनों ही जमानत प्रदान करने के लिए सशक्त हैं। पहली बात, ऑप्शन आपका दोनों को लगाना है। दूसरी बात, जो धारा 436 है सीआरपीसी की, वो जमानती अपराध के बारे में बताती है, जिनमें वो अपराध जिनमें ज़मानत आपको मिलती है और जिनमें ज़मानत पाने का आपको अधिकार है, राइट है आपको। तो ये हो गया प्रश्न 48। 49 पर आ जाइए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ हो, अतः उद्घोषणा जारी की जा सकती है विरुद्ध। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले का मैटर दिया है, तुरंत आप कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने पहले बता दी कि उद्घोषणा जो
सीआरपीसी की धारा 42 है वो उद्घोषणा से संबंधित है, और उन्होंने बता दिया उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जिसके विरुद्ध वारंट जारी हुआ है। फिर आगे पूछा है उद्घोषणा आप बताइए किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, आरोपित अपराधी के विरुद्ध, प्रतिभू के विरुद्ध, साक्षी के विरुद्ध या सबके विरुद्ध। तो सबसे पहले तो आपको उत्तर पता होना चाहिए कि सबके विरुद्ध 48 का जो प्रश्न संख्या 49 है उसका ऑप्शन डी सही है। और एक्सप्लेनेशन में हमने पूरा आपको बता दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अधीन न्यायालय के समक्ष उपस्थिति को बाध्यकर बनाने के लिए सभी कौन है उसमें, आरोपित अपराधी है, प्रतिभू है, साक्षी है, सभी के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है वो इन सभी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 49। प्रश्न संख्या 50 में आ जाइए आप। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत साक्षियों के अवलिखित कथन होते हैं। जो धारा 164 के अंतर्गत देखिए संस्वीकृति भी है और उसकी उपधारा 5 में कथन की बारे में बात की गई है। तो संस्वीकृति अलग है और कथन अलग चीज़ है। तो कथन ये हमने बहुत डिटेल्ड पढ़ाई है आपको धारा 164, क्योंकि ये मेंस में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। और आप यहाँ पर एक बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि प्री और मेंस पैरेलल चल रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। तो ये धारा 164 के अंतर्गत जो कथन करता है व्यक्ति वो संपोषक साक्ष्य है। पहली बात तो सारवान साक्ष्य नहीं है, सारवान एवं संपोषक नहीं ना सारवान। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए उत्तर बी सही है, संपोषक साक्ष्य। सॉरी, संपोषक साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जो संपुष्टि के आभारी होते हैं, मतलब जिनको आप आंख बंद करके विश्वास नहीं करते हो, उन पर आप साक्षियों को बुलाते हो, उसकी संपुष्टि कराते हो, वो कहलाते हैं संपोषक साक्ष्य। ये एविडेंस एक्ट में हम बताएंगे आपको, धारा एविडेंस एक्ट की धारा 157 में 56 में ये समझाया है। ठीक, संपोषक संपुष्टि जरूरी होती है धारा 157 में। सारवान साक्ष्य वो साक्ष्य होते हैं जिनके आधार पर सजा दे दी जाती है। सारवान साक्ष्य अपने आप में पर्याप्त होता है। संपोषक साक्ष्य वो होता है जो पर्याप्त नहीं है बल्कि उसकी अन्य साक्ष्यों के द्वारा संपुष्टि करनी जरूरी है, पूर्ति करनी जरूरी है, तब वो जाके कंप्लीट साक्ष्य बनता है। तो ऑप्शन बी सही है। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 51 में। सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए इसलिए हो गया क्योंकि जब ये प्रश्न 18 में आया था तब अमेंडमेंट नहीं हुआ था, अब अमेंडमेंट हो चुका है, इसलिए इसका उत्तर आप थोड़ा सा अलग लिखेंगे। तो पहले इसका उत्तर चूँकि संपूर्ण भारत पर, जम्मू राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, अनुसूचित जाति एवं जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर, फिर ऑप्शन डी समस्त भारत में जम्मू कश्मीर तथा नागालैंड जनजाति के सिवा। तो ऑप्शन डी सही है। अब इसमें थोड़ा सा संशोधन हमने अपने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है। प्रश्न संख्या 51 का आप एक्सप्लेनेशन आप सटाक से नीचे जाइए, क्योंकि आपने ये डाउनलोड करके रख रखा होगा अपने पास, तो आप डायरेक्ट 51 नंबर पर चले जाएं और वहाँ पर जाके एक्सप्लेनेशन पढ़ें। एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको अपने आप बात समझ में आ जाएगी कि हम क्या कह रहे हैं। यहाँ पर हमने लिखा है सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार धारा 1 के अनुसार, जो अपडेटेड धारा है ये बता रहे हैं, 1 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य और वो सब ओमिटेड हो गया है, हटा दिया गया है। जो पहले स्टार की जगह जो लिखा था, जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य था उसको हटा दिया गया है। किसके द्वारा हटा दिया गया है? 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसको निश्चित कर दिया गया है। अब इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, क्योंकि ऑप्शंस में से जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो वर्ड हटा दिया गया है, इसलिए अब इसका आंसर सही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, सिर्फ और सिर्फ नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय। हालांकि इन क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो वहाँ पर ये लागू करा सकती है। फिर आप आ जाइए प्रश्न संख्या 52 पर। क्या कह रही है प्रश्न संख्या 52? 52
ये है प्रश्न संख्या 52 आपके सामने। अब प्राइमरी डिक्री, प्रारंभिक डिक्री जो होती है वो क्या है, पहले समझ लें। ऑप्शन ए है किसी या कुछ विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों की अवधारणा करती है परंतु वाद का पूर्णतः निष्पादन नहीं करती। फिर दूसरा ऑप्शन है पक्षकारों के अधिकारों जिन्हें अंतिम डिक्री द्वारा अंतिम न्याय निर्णीत किया गया है उनके निर्धारण की एक व्यवस्था है। फिर तीसरे ऑप्शन में उपरोक्त दोनों, ना एक ना दो, ऑप्शन डी कह रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्रारंभिक डिक्री की परिभाषा में उपरोक्त दोनों आते हैं, उपरोक्त दोनों आते हैं। हमने अपने आंसर में इन दोनों को मिला के लिख दिया है। देखें ध्यान से, प्रारंभिक डिक्री अगर आपसे पूछी जाएगी तो वहाँ से आप परिभाषा भी यहाँ से लिख सकते हैं। प्रारंभिक डिक्री या आज्ञप्ति में आज्ञप्ति के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, अर्थात ये पक्षकारों के अधिकार का अंतिम रूप से निर्धारण करती है बशर्ते इसकी अपील नहीं कर दी गई हो। कहने का मतलब है प्रारंभिक डिक्री जो है किसी भी पक्षकार के बारे में पूर्ण अवधारण करती है। हाँ, ये अलग बात है अगर इसकी अपील हो जाती है और अपील में कुछ मामला बदल जाता है तो वही फिर अंतिम डिक्री हो जाएगी। अगर कोई अपील नहीं करता है तो वही प्रारंभिक डिक्री अपने आप में ही पर्याप्त होती है, पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है, पूरी तरह से अधिकारों को निर्धारित कर देती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसी तरह से पढ़िएगा आप जिस तरह से हम बता रहे हैं, तब आपको टोटल फायदा होगा। फिर प्रश्न संख्या 53 में आ जाइए। श्याम ने 1 साल के लिए राम को उसके घर से बेदखल कर दिया। राम ने कब्जा हेतु श्याम के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया परंतु उसमें क्षतिपूर्ति का दावा शामिल नहीं किया। क्षतिपूर्ति के दावे हेतु दावे हेतु राम, मैटर आप समझ रहे होंगे कि एक दावा हो रहा है जिसमें क्या किया जा रहा है, क्षतिपूर्ति शामिल नहीं है, बेदखल कर दिया गया है किसी व्यक्ति को। बेदखल करने के बाद वो पुनः कब्जा पाने के लिए दावा प्रस्तुत कर रहा है मगर उसमें उस दावे में उसने क्षतिपूर्ति को शामिल नहीं किया है। तो क्या वह क्षतिपूर्ति के लिए नया वाद प्रस्तुत कर सकता है? नहीं कर सकता है। न्यायालय की आज्ञा से वाद प्रस्तुत कर सकता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो आप इसका उत्तर समझ लें कि वो नया वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हमने अपने एक्सप्लेनेशन में बता दिया आपको कि सीपीसी के आदेश 2 नियम 2 के अनुसार नया वाद प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है, किसमें, आदेश 2 नियम 2 में साफ कह दिया गया है कि वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा। हालांकि इन अपने नोट्स में हम आदेश 2 नियम 2 डिटेल्ड पढ़ाएंगे क्योंकि मेंस में ये आता है। तो कहने का मतलब है अगर आपने क्षतिपूर्ति का तथ्य अपने वाद में प्रस्तुत नहीं किया है तो आप अलग से क्षतिपूर्ति के लिए वाद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा आपको करना होता है। ये कहलाता है, ये कहा गया है आदेश 2 नियम 2 में। फिर आप आ जाइए 54वां 54वां प्रश्न क्या है। A suit instituted in India for enforcing a foreign judgment is to be filled within how many years? विदेशी निर्णय को लागू करने के लिए वाद भारत में कितने वर्षों के भीतर दायर हो सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न है कि अगर कोई विदेशी निर्णय है तो उसको लागू कराने के लिए आप क्या करें। पहले या तो उत्तर समझ लें। एक ऑप्शन पहले है 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो पहले या तो उत्तर है 3 वर्ष। क्या हो कि 3 वर्ष के भीतर अगर कोई विदेशी निर्णय है और चाह रहे हैं कि उस निर्णय को आप लागू करा सकें तो आप निर्णय की तारीख से 3 वर्ष के भीतर भारत में वाद को दायर कर सकते हैं। हमने उत्तर में लिख दिया आपने, विदेशी निर्णय पर आधारित वाद भारत में निर्णय की तिथि से 3 वर्ष के भीतर ही संस्थित किया जा सकता है। और अगर 3 वर्ष आदेश के विदेशी निर्णय का जो आदेश हुआ है उसके 3 साल के बाद अगर आप
वाद संस्थित करते हैं तो आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 54 का उत्तर। प्रश्न संख्या 55 के साथ एक खास बात है, ये इस तरह के ऑप्शन दिए थे उच्च न्यायालय ने कि एक पक्षीय डिक्री पारित को निरस्त करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार उपलब्ध नहीं है। तो इन्होंने कह दिया था नहीं है, तो चूंकि ये दिए गए ऑप्शंस में फंस गए थे और इसीलिए इन्होंने अपना ये प्रश्न संख्या 55 जो है वो निरस्त कर दिया था, कैंसिल हो गया था। तो हमने अपने उत्तर में लिख भी दिया है कि हाई कोर्ट ने प्रश्न संख्या 55 को निरस्त कर दिया था और इसका सभी छात्रों को, चाहे उन्होंने अटेम्प्ट किया हो ना किया हो, सबको एक एक नंबर मिला था। तो कहने का मतलब ये है, ऑप्शन इसमें दिए थे 96(2) के अंतर्गत अपील होती है एक पक्षीय डिक्री की। धारा 9 जो ऑप्शन सी है उसमें आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत भी आवेदन किया जाता है। 14 और 15 के अंतर्गत देखें उपरोक्त सभी, तो इस तरह के ऑप्शन थे जिसमें ये फंस रहे थे, इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया गया। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 56 पर, क्या कहती है, इम्पोर्टेंट है। आदेश 39 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय द्वारा व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त या उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकता है। पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपका आदेश 39 है, नियम 4 है, उसमें व्यादेश का जो आदेश दिया जाता है उसको कब ख़त्म किया जा सकता है, उसमें कब फेरफार किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया वादी के आवेदन पर, प्रतिवादी के आवेदन पर, किसी पक्ष के आवेदन पर और फिर न्यायालय की स्वतः प्रेरणा पर। तो सबसे पहले तो आप उत्तर समझ ले, उत्तर सी सही है, किसी पक्ष के आवेदन पर। अब हमने यहाँ पर आपको अपने उत्तर में आदेश 39 नियम 4 को पूरी तरह से लिख दिया है। आदेश 39 नियम 4 के अंतर्गत हमने लिखा है व्यादेश के किसी भाग व्यादेश के किसी भी आदेश को उस आदेश से असंतुष्ट किसी पक्षकार द्वारा न्यायालय से किए गए आवेदन पर उस न्यायालय द्वारा प्रभाव मुक्त मतलब उन्मोचित, उसमें फेरफार या उसे अपास्त किया जा सकेगा। कहने का मतलब है आदेश 39 नियम 4 के अंतर्गत अगर कोई व्यादेश का आदेश दे दिया गया है और कोई भी पक्षकार उस व्यादेश के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वो न्यायालय में आवेदन करे और न्यायालय में आवेदन करने के बाद किसी भी पक्षकार द्वारा उसमें फेरफार किया जा सकता है, उसको उन्मोचित किया जा सकता है या उसको खत्म किया जा सकता है। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 57 पर। क्या कह रही है प्रश्न संख्या 57? देखें आप, वाद के प्रत्याहरण के पश्चात वादी, अगर वाद का प्रत्याहरण आफ्टर विड्रॉल ऑफ सूट अ प्लेंटिफ, प्रत्याहरण का मतलब होता है विड्रॉल, वापस ले लेना। तो प्रत्याहरण के बाद वादी क्या क्या कर सकता है वो पूछा गया है आपसे। समनवाद विषय के संबंध में नया वाद दायर कर सकता है या फिर समनवाद विषय के संबंध में नया वाद दायर कर सकता है परंतु केवल न्यायालय की अनुमति पर। तीसरा वाद समानवाद था, समानवाद विषय के संबंध में न्यायालय की अनुमति के बिना भी वाद दायर कर सकता है। फिर चौथे ऑप्शन में समानवाद विषय के संदर्भ में नया वाद दायर नहीं कर सकता जब तक कि प्रत्याहरण के समय न्यायालय की अनुमति प्राप्त ना हो। देखिए ऑप्शन, पहले तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी सही है। पहली बात कि सब जगह, हमने शायद शुरू में समन पढ़ दिया था, सब जगह समानवाद है। समानवाद के लिए या समानवाद के विषय में के संदर्भ में नया वाद दायर नहीं किया जा सकता। कहाँ बताया गया है ये हमने अपने उत्तर का जो एक्सप्लेनेशन दिया है, हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, उसमें हमने बताया आपको। आदेश 23 नियम 1 के अनुसार
वाद के प्रत्याहरण के पश्चात वादी समान वाद विषय के संबंध में नया वाद दायर नहीं कर सकता जब तक कि प्रत्याहरण के समय पर न्यायालय की अनुमति प्राप्त ना कर ली गई हो। अगर आपने प्रत्याहरण करते वक्त, मामले को प्रत्याहरित करते वक्त अगर उसी न्यायालय से जो प्रत्याहरण कर रहा है अनुमति ली है, तब तो आप नया वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, वरना आप नया वाद दाखिल करने के हकदार नहीं है किसी भी हाल में। फिर प्रश्न संख्या 58 पर आ जाइए आप। प्रश्न संख्या 58 कहती है, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अंतर्गत एक वाद में पारित डिक्री को अपास्त किया जा सकता है बिना प्रत्यारक्षा की अनुमति के अनुप्रयोग के अंतर्गत। तो पहले तो ऑप्शन समझ ले कि हुआ क्या है, प्रश्न समझे पहले तो कि आदेश 39 के अंतर्गत जो है एक डिक्री को अपास्त किया जाना है। तो अपास्त किए जाने का जो आप मामला लाएंगे वो लाएंगे, पहले ऑप्शन समझ ले, आदेश 9 नियम 13, आदेश 37 नियम 4, आदेश 37 नियम 1 या कोई भी। तो पहले समझ लें उत्तर को। सबसे पहले हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपने हैंड रिटन नोट्स में, सबसे पहले हम उत्तर बता देते हैं आपको। आदेश 37 नियम 4 के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, डिक्री देने के पश्चात यदि न्यायालय को विशेष परिस्थितियों के अधीन ऐसा करना युक्त लगे तो वो ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय ठीक समझे डिक्री को अपास्त कर सकेगा। कहने का मतलब है कि अगर न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी है और डिक्री पारित करने के बाद न्यायालय को लगता है कि हमें डिक्री पारित नहीं करना चाहिए थी, तो वो डिक्री को अपास्त कर सकता है आदेश 37 नियम 4 के अनुसार। अब यहाँ पर एक आदेश 9 नियम 13 ये भी अपास्त से संबंधित है। ये क्या है, इसको भी बहुत डिटेल्ड पढ़ाया जाता है, हमने अपने मेंस में पढ़ाया है। तो ये एग्जैक्टली आप देखें, इसमें देखें आप कि जो आदेश 9 नियम 13 होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिवादी के लिए है कि प्रतिवादी के विरुद्ध अगर एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना। आदेश 9 नियम 13 में कहा गया है प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना। कहने का मतलब है कि अगर कोई डिक्री प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय रूप में पारित हो गई है तो उसको अपास्त करने का जो आवेदन है आप उसी न्यायालय में दे सकते हैं जिसने अपास्त की है, या फिर अपील करते हैं उससे अपर न्यायालय में। तो ये 2 अधिकार आपको प्राप्त हैं आदेश 9 नियम 13 के अनुसार। ये डिटेल्ड हम पढ़ाएंगे आपको। फिर यहाँ पर एक आदेश 37 नियम 7 बताया गया है। आदेश 37 नियम 7 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदेश नहीं है। इसमें बताया गया है कि वादों में जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया होती है, मतलब आदेश 37 नियम 7 वादों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ठीक, तो यहाँ पर 3 आदेशों की बात हुई थी, तीनों में से हमने आपको तीनों बता दिए हैं। ऑप्शन बी सही है और इससे आदेश 9 नियम 13 का भी एक्सप्लेनेशन दिया हमने। फिर आप आ जाइए प्रश्न संख्या 59 पर। 59 क्या कह रही है, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अंतर्गत विधिपूर्ण संरक्षणता में से व्यपहरण हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहली बात तो ये हमने अपने एक्सप्लेनेशन में आपको दिया है कि आप देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता की, पहले ऑप्शन देख लें, यदि नर हो तो 16 वर्ष से कम। पहले आप उत्तर को देख लें, ऑप्शन अपने आप बाद में क्लियर करेंगे आप, उत्तर आप खुद दें। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार इसमें लिखा हुआ है
361 में आईपीसी में कि अगर नर हो तो 16 वर्ष से कम और अगर नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृत व्यक्ति को या विकृत व्यक्ति को ले जाना या बहका ले जाना व्यपहरण कहलाता है। ठीक, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे? यदि वो नारी है तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यदि वो नर हो तो 16 वर्ष, ये भी ठीक है। नारी हो 18 वर्ष से कम, ठीक है। विकृत हो, तीनों ही लोगों को अगर कोई व्यक्ति बहका ले जाता है या ले जाता है तो वो क्या कहलाता है? धारा 361 आईपीसी के अंतर्गत विधिपूर्ण संरक्षा में से व्यपहरण कहलाता है। ठीक, पूरा परिभाषा में ये हम आपको, क्योंकि मेंस में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो ये पूरी धारा हम आपको बताएंगे भी, फिर से समझाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर आप ऑप्शंस याद रखिए, डी सही है, उपरोक्त सभी। एक प्रश्न धारा 27 साक्षर अधिनियम से हर क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, चाहे आप उसको उस प्रश्न को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, मगर प्रश्न ज़रूर आता है। ये धारा 27 एविडेंस एक्ट की आती ही आती है। हालांकि इस पेपर में ही शायद 2 प्रश्न हैं, आगे भी एक प्रश्न मिलेगा। क्या है प्रश्न देखें। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत पूर्ण कथन स्वीकार है, केवल वही भाग स्वीकार है जो स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण से संबंधित हो। वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर उपरोक्त दोनों स्वीकार है, केवल ए ना कि बी। प्रश्न को समझिए, क्या आप इससे आइडिया लगा पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, इतना सा प्रश्न एचजेएस वाले पूछते हैं और आपसे पूरा उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए प्रश्न भी अधूरा लगेगा आपको। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि धारा 27 जो है, आपको एविडेंस एक्ट की धारा 27 याद होना चाहिए। आपको बताया गया है कि उस धारा में बताया गया है जब कोई अभियुक्त व्यक्ति जो है पुलिस की कस्टडी में होता है तो वो जो भी साक्ष्य उपलब्ध कराता है तो वो स्वीकार होते हैं, तथ्यों के रूप में स्वीकार होते हैं, चाहे वो संस्वीकृति की श्रेणी में आते हो या ना आते हो। तो 2 शर्तें हैं ये एविडेंस एक्ट की धारा 27 में कि कोई अभियुक्त हो और वो पुलिस कस्टडी में हो और वो उन तथ्यों की जानकारी दे, उन चीज़ों को क्या करे जो अपराध से संबंधित हैं उनको क्या करे, वहाँ से आपको उपलब्ध करा दे, पुलिस को उपलब्ध करा दे, तब ये धारा लगती है। तो इसमें आधा कथन सही है एविडेंस एक्ट का। वो कथन ये है, देखिए हमने उत्तर में भी लिख दिया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत केवल वही भाग स्वीकार है जो स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण से संबंधित है। ब्रैकेट में लिख दिया है अवरक्षा के समय। पूरा स्टेटमेंट कभी भी स्वीकार नहीं है, केवल जो बरामदगी कराता है अभियुक्त उसी को आप स्वीकार करते हैं। तथ्यों में, साक्ष्यों में पूरा स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे प्रश्न आता है कि मैंने फला को मार के, इस चाकू से मार के और उस चाकू को आंगन में जाके दफन कर दिया, चाकू को आंगन में दबा दिया मिट्टी के नीचे। फिर आप अभियुक्त को लेके उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर चाकू ज़मीन में दबा हुआ था, तो उस चाकू को आप बरामद करते हैं। तो आप सिर्फ इतना आप साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि हमें चाकू बरामद हुआ है, ये नहीं कि इस चाकू से मर्डर हुआ है, ये साबित नहीं कर पाएंगे आप न्यायालय में। तो केवल वही भाग स्वीकार है जो स्पष्ट रूप से प्रकटीकरण से संबंधित है। ये ऑप्शन बी सही होगा इस उत्तर का। पूरा कथन कभी भी स्वीकार नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी ही सही है। फिर आप आ जाइए प्रश्न संख्या 61 पर। 61 प्रश्न संख्या क्या कहलाती है? कह रही है वादी की पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा के बारे में हम आपको बता दें, साक्ष्य अधिनियम की जो धारा आपकी 138 है उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हों। मतलब समझ लीजिए,
कि पहली तो इसका ऑप्शन कौन सा है, वादी की पुनः परीक्षा आप क्यों करते हैं, कि जो मामले मुख्य परीक्षा में उल्लिखित हैं उनके स्पष्टीकरण के उद्देश्य से होती है ये पुनः परीक्षा। मतलब ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक, एक मिनट, गलत बता गए हम। वादी की पुनः परीक्षा, सबसे पहले आपकी मुख्य परीक्षा होती है, फिर प्रति परीक्षा होती है, फिर पुनः परीक्षा होती है, इसलिए गलत बता गए हम। ऑप्शन आपको ऑप्शन बी सही है। अभी हमने एक्सप्लेनेशन आपको बताया भी था, धारा 138 के अनुसार पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होती है तो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों। तो ऑप्शन बी सही है इसका, जो मामले प्रति परीक्षा में उल्लिखित होते हैं उनके स्पष्टीकरण के उद्देश्य से पुनः परीक्षा होती है। दो तीन चीज़ें हम आपको इसमें बता देना चाहते हैं। जो पुनः परीक्षा होती है वो उस पक्षकार द्वारा होती है जो साक्षी को बुलाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण से संबंधित होती है, उन मामलों के स्पष्टीकरण से संबंधित होती है जो प्रति परीक्षा में उठाए गए हों या इंट्रोड्यूस हुए हों, उन सब से संबंधित होती है पुनः परीक्षा। तो बिल्कुल शायद हमने पहले आपको थोड़ा सा गलत बताया है, ऑप्शन सी कह दिया था, ऑप्शन सी ना होकर बी सही है। ये क्योंकि ये पुनः परीक्षा प्रति परीक्षा के बाद होती है, इसीलिए इसका उद्देश्य प्रति परीक्षा में जो प्रश्न या जो मामले आए हैं, निर्दिष्ट हुए हैं, उनका स्पष्टीकरण से संबंधित होती है पुनः परीक्षा। आज के सेशन का हम लोगों का लास्ट प्रश्न है, क्या कहलाता है लास्ट प्रश्न? प्रश्न संख्या 62 देख लें। वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित से संबंधित अनुशंसाएं देता है। वित्त आयोग क्या करता है, इस पर हमने आपको पहले मैटर समझा दें। वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान में बताया गया है और इस वित्त आयोग के अनुसार वित्त आयोग का कर्तव्य होगा कि वो क्या करे। पहला काम, संघ और राज्यों के बीच शुद्ध आगमों के विवरण के बारे में डिटेल दे आपको। दूसरा, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व को में सहायता करे। तीसरी बात, राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में जो निधि आती है उसके बारे में संवर्धन करे, परिपूरक करे। कहने का मतलब है इसका ऑप्शन डी सही है कि जो वित्त आयोग है उसका क्या काम है। वो उसका काम, पहला काम है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण करे। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों को पूरा करे। राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति करे। राज्यों की संचित निधि के समर्थन के लिए आवश्यक परिपूरक के बारे में पूरे कार्य करे। ये सारे कर्तव्य हैं किसके? वित्त आयोग के। इसी के साथ ये आज का टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक, आज हमने आपको कुछ बड़ा टॉपिक करके दे दिया है, ज़्यादा हो गया, अनुमानित 1 घंटे का हमारा लेक्चर हो गया आज का। थोड़ा ज़्यादा प्रश्न थे क्योंकि पिछली बार हमने सिर्फ 38 प्रश्न किए थे, आज 38 से लेकर 39 से लेकर 62 तक गए हैं। अगले 2 टर्न पे हम लोग 2018 का ये जो फर्स्ट पार्ट है प्री का, ये पूरा कर देंगे। देखिए, आप अभी भी हम आपसे बार बार कह रहे हैं, ये कंप्लीट मैटर हम आपको दे रहे हैं प्री से संबंधित, जिसमें हम हैंड रिटन नोट्स भी अटैच कर रहे हैं, हर प्रश्न का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कम से कम पर डे आपको 80 से लेकर 100 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं 20 प्रश्नों के माध्यम से। पूरा मैटर है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको मेंस भी तैयार कराते चले साथ साथ। इसीलिए जो हमने नंबर सर्कुलेट किया है उस नंबर पे हमसे आप कांटेक्ट कर लीजिए कि आप कैसे प्रॉपर तैयारी कर लेंगे।
क्योंकि बहुत जल्द वैकेंसी आपकी आने वाली है। अब समय नहीं बचा है आपके पास, तैयारी में जुट जाइए। कोई भी दिक्कत है हमारे साथ आप कम्युनिकेट करिए, हम आपकी मदद करेंगे। उसके अलावा ये मैटर आप अपने सारे साथियों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके अलावा सबसे बड़ा काम आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ये पीडीएफ जो आपको दे रहे हैं, वीडियो आप जब चलाते हो तो मोर लिख के आता है, टच करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करके हार्ड कॉपी अपने पास रखिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाएंगे। हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए, फिर हमारे लेक्चर को सुनिए, समझ में आ जाए तो 1-2 बार रिपीट कर दीजिए उसको, फिर आपके पूरी तरह से ये तैयारी होती चली जाएगी। पर डे अगर आप 1-1.5 घंटा अपने शेड्यूल में से निकाल रहे हैं तैयारी के लिए, 1 से लेकर 2 घंटे तक अगर आप निकाल रहे हैं तो हम आपकी प्री के साथ साथ मेंस भी तैयार करा देंगे। पूरे नोट्स हम मेंस के भी देंगे विद जजमेंट लॉज, फिर लेटेस्ट लॉज या जो पुराने फेमस लॉज हैं उन सब के साथ हम आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रॉपर मैटर प्रोवाइड कराएंगे। तो जिसको भी तैयारी करना है सीरियसली, तैयारी में जुट जाए, हमारे नंबर पर तुरंत कांटेक्ट करें, चाहे वो मैसेज करें चाहे वो कॉल करें, हमसे जुड़ जाइए। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, प्रॉपर आपकी तैयारी कराएंगे, विद इन टाइम कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।